आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ के ठिकानों पर 200 ड्रोन की बरसात हुई है। हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन से हमला किया है और आईडीएफ के ये ठिकाने थे जिस पर 200 ड्रोन की बरसात की गई। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन दागे हैं। ये बड़ा हमला किया गया है। आईडीएफ के ठिकानों पर 200 ड्रोन की गई है बरसात। तो वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शांति स्थापना के सभी प्रयास नाकाम हो चुके हैं। दोनों ओर से फुल स्केल वॉर की तैयारी कर ली गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अरब के सभी मिलिटेंट संगठनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। अफगान तालिबान के लेबनान पहुंचने के बाद अब लीबिया और इराक के सुन्नी मिलिटेंट संगठन लेबनान रवाना हो चुके हैं और ये संगठन लीबिया के शासक रहे मुअम्मर गद्दाफी और इराक के शासक सद्दाम हुसैन का बदला लेने के लिए इजरायल अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर रहे हैं। देखिए कैसे गद्दाफी और सद्दाम के प्रतिशोध फैक्टर से लेबनान WW3 का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच महासंग्राम की तैयारी अंतिम चरण में है। इजरायल की सेना लेबनान बॉर्डर पर घात लगाए है और लेबनान अब अरब के शिया और सुन्नी प्रॉक्सी संगठनों का हेडक्वार्टर बन चुका है। लेबनान में अरब देशों से लगातार लड़ाके पहुंच रहे हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल से एक एक हमले का बदला एक एक शहर पर हमला करके लिया जाएगा। चलते हुए इजरायल का ये एनिमेशन वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है जिसमें इजरायल के कई शहरों को जलते हुए दिखाया गया है। और वीडियो के अंत में लिखा गया है एंड ऑफ इजरायल। हिजबुल्लाह ने जैसी धमकी दी है कमोबेश वैसे ही हालात इजरायल में बनते जा रहे हैं। 5 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियत शिमोना पर रॉकेट बरसाए और बड़े इलाके में आग लग गई। ये आग की लपटें इजरायल के किरियत शिमोना में भड़क रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद किरियत शिमोना के इजरायली सेटलमेंट में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजरायल के कई सेटलमेंट आग की चपेट में हैं। इमारतें गिर गई हैं और आग धधक रही है। हिजबुल्लाह कई दिन से लगातार उत्तरी इजरायल पर हमले कर रहा है और इन हमलों से उत्तरी इजरायल के पहाड़ी इलाकों में आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के शालोमी पर रॉकेट बरसाए और वहां भी हालत किरियत शिमोना जैसी हो गई। इजरायल का किरियत शिमोना और शालोमी लेबनान के बॉर्डर से सटे शहर हैं। UN 2000 ब्लू लाइन के करीब ये शहर गलीली क्षेत्र में आते हैं और यहाँ एक माउंटेन रेंज है। हिजबुल्लाह के रॉकेट इन पहाड़ियों पर भी गिर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इजरायल की यह पूरी माउंटेन रेंज आग से घिर चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस विंग ने इसकी लोकेशन दी और मिसाइल फोर्सेस ने रॉकेट हमले करके सैन्य हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इजरायल के मुताबिक इस हमले में 2 सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए और इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़े पलटवार किए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमले किए हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीते 28 दिन में इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग तेज हुई है और इस जंग में दोनों ओर से बड़े हमले किए गए हैं।
हिजबुल्लाह ने इसराइल के जिन शहरों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं वो है किरियत शमोना, जिस पर 62 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल के मरगालियात और पर हिजबुल्लाह ने 56 रॉकेट हमले किए हैं और इसी तरह शेतुला पर भी 43 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। इसराइल के शेबा फार्म्स पर भी 43 रॉकेट से हमला किया गया और अरामशाह पर हिजबुल्लाह ने 39 रॉकेट दागे हैं, जबकि मेतुला पर 53 रॉकेट हमले किए गए हैं। ये सभी आंकड़े बीते 28 दिनों के हैं। पलटवार में इसराइल ने लेबनान के उन शहरों पर हमले किए जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। एता अल शाब पर इसराइल ने 190 रॉकेट और शेल हमले किए हैं। लेबनान के रास अल नकोरा पर 154 रॉकेट और बम गिराए गए हैं। इजरायली वायुसेना ने हौला पर 143 हमले किए हैं। अल्मा अशाब पर इसराइल ने 134 बार बम गिराए हैं। मरकाबा पर 87 रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि बीते 28 दिन में युहमूर पर 77 बार इसराइल ने हमला किया है। जिस तरह हमले हो रहे हैं और जिस आक्रामक अंदाज में नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है और उसकी ताकत में रोज इजाफा हो रहा है। खबर यह है कि इजराइल से जंग लड़ने के लिए लीबिया और इराक के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबिया से लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के लड़ाके लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस संगठन के 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के भी 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ये मुअम्मर अल गद्दाफी समर्थक लड़ाकों का संगठन है। इसके साथ ही अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके भी लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 8,000 लड़ाके लेबनान पहुंचने वाले हैं। लीबिया के ये दोनों संगठन मुअम्मर अली गद्दाफी की सत्ता के समर्थक थे और गद्दाफी के समर्थन में लीबिया में अमेरिका से जंग लड़ रहे थे। इसी तरह अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके सद्दाम हुसैन के समर्थक थे। इन लड़ाकों ने अमेरिका से सीधी जंग लड़ी है और अब अमेरिका से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट की स्थापना 2012 में मुस्तफा अल जैदी ने की थी। मुस्तफा अल जैदी लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी की कैबिनेट में था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के बाद जैदी को जेल भेज दिया गया। 2012 में लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट को लीबिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। मुस्तफा अल जैदी की बेटी की शादी गद्दाफी के बेटे अल सादी गद्दाफी से हुई है। इसी तरह 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी होने के बाद बाथ पार्टी के सद्दाम समर्थकों ने भी अमेरिका के खिलाफ इराक में जंग शुरू कर दी। गाजा पर हमलों के बाद अरब में शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठनों के बीच दरार खत्म हो गई है और अब सभी संगठन मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के पोल्तोवा में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी बेस पर रूस का इस्कंदर हमला। रूस के हमले में यूक्रेन का S-300 तबाह हो गया है। यूरोप में
तबाही का सबसे विध्वंसक दौर कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका का विध्वंसक हथियार मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट की पहली खेप मिलने से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। अब रूस के उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी है जो सेना से जुड़े हैं। यानी यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसे बैकफुट पर लाना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूस ने F-16 का मुकाबला करने के लिए फाइटर क्राफ्ट Su-34 को तैनात कर दिया है। यानी अब आसमान में अमेरिकी और रूसी एयरक्राफ्ट के बीच घमासान युद्ध होने वाला है, जो तय करेगा कि यूक्रेन जंग में वापसी करता है या फिर उसका वजूद ही मिट जाता है। अगले 48 घंटों में तय हो जाएगा कि यूक्रेन परास्त होगा या फिर और ज्यादा घातक होकर रूस को दहलाएगा। क्योंकि यूक्रेन को वो खतरनाक हथियार मिल चुका है जिसके आने के बाद रूस में तबाही का जलजला आ सकता है। यूक्रेन F-16 से रूसी एयरबेस दहला देगा। यूक्रेन F-16 से मिसाइल फील्ड उड़ा देगा। यूक्रेन F-16 से न्यूक्लियर लैब तबाह कर देगा। यूक्रेन F-16 से कमांड सेंटर खाक कर देगा। यूक्रेन F-16 से क्रेमलिन पर भी हमला कर सकता है। और इन सबसे आगे जाकर क्रीमिया में तबाही मचा देगा। यानी ज़ेलेंस्की अभी तक जो मंसूबा पाले हुए हैं वो पूरा हो सकता है। बाद अमेरिका में नेटो की मीटिंग शुरू होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग से पहले ही F-16 यूक्रेन पहुंचने की खबर है। नेटो मीटिंग का एजेंडा यूक्रेन की सैन्य मदद रहने वाला है। साथ ही रूस की दुनिया भर में मिसाइल तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। इस बात की पूरी आशंका है कि नेटो मीटिंग से पहले F-16 यूक्रेन पहुंचाकर अमेरिका ने अपने तेवर जता दिए हैं कि वो कभी भी फ्रंट फुट पर आकर युद्ध में कूद सकता है। जबकि अमेरिकी कमांडर यूक्रेन पहुंचकर वॉर ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। इस बीच रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर F-16 ने यूक्रेन की धरती से उड़ान भरी तो वो यूक्रेन के एयरबेस को उड़ा देगा। साथ ही अगर F-16 की तैनाती किसी भी नेटो देश में की गई और वहां से रूस पर हमले हुए तो रूस नेटो से युद्ध का ऐलान कर देगा। यानी रूस सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस ने अभी 3 एयरबेस टारगेट पर लिए हैं, जिनके नाम सुन लीजिए। मिराहोरोद, पोल्टावा, क्रीवी रीह। ये तीनों एयरबेस 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं और रूस के पास है। ऐसे में रूस इन्हें तबाह करके ये बता देना चाहता है कि वो F-16 की उड़ान भरने से पहले ही इन्हें तबाह करने का दम रखता है। F-16 पर उसके मैग और SU भारी पड़ेंगे। पेंटागन से मिली जानकारी के मुताबिक 1 साल से अमेरिका में F-16 की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी पायलट अब तैयार हो चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बड़े ऑपरेशन पर भेजा जा सकता है। यानी पेंटागन ने इशारों में बता दिया है कि यूक्रेनी पायलट F-16 से रूस पर हमले कर सकते हैं। यानी अब यूक्रेन रूस की एयरबेस का दहन शुरू कर सकता है, जिससे रूस अपने फाइटर जेट को मुकाबले में शामिल न कर पाए।
हालांकि नेटो ने साफ कर दिया है कि वो ब्लैक सी और बाल्टिक सी में रूस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए F-16 नेटो देशों में भेज रहा है, जबकि यूक्रेन नेटो देश नहीं है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है? यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कोज़लिस्का न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिश्चेवेव न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है, और टारगेट 3 पर उज़हूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर दोम्बारोवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, जो आर्कटिक के पास है और कीव से दूर करीब 2400 किलोमीटर है। और इसके अलावा टारगेट 5 पर 2000 किलोमीटर दूर कार्तेल्य न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर एलेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। अगर यूक्रेन ने रूस में घुसकर F-16 से हमले कर दिए तो हालात कोल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। अगर एक भी साइट पर हमला हुआ तो एटमी ज़लज़ला आ जाएगा। और ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इसका इशारा रूस दौरे पर गए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने दिया है। उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन में इन हालात में शांति मुश्किल है। अभी युद्ध विराम की बात दूर दिखती है। इसके बाद नेटो चीफ ने भी कह दिया कि यूक्रेन अगले 10 साल में नेटो सदस्य बन सकता है। यानी नेटो भी सीधे युद्ध से बच रहा है, इसलिए यूक्रेन को आगे किया जा रहा है। अमेरिका ने F-16 देकर रूस के गुस्से को बढ़ा दिया है। धमकी के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से चिंता जाहिर की है कि किसी भी तरह से उन एयरबेस को बचाया जाए जहां F-16 की तैनाती होगी। F-16 की सुरक्षा के लिए जर्मनी ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिया है। इसके अलावा एयरबेस पर डिफेंस शील्ड तैयार की जा रही है। क्योंकि रूस मिग और सुखोई को हमले के लिए लगा सकता है, F-16 को तबाह करने के लिए Su-34 को मिशन पर भेज सकता है। ऐसे में मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, दोनों की खासियत से समझा जा सकता है। जहां F-16 की कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है, वहीं Su-34 की कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर, जबकि F-16 की फाइटिंग रेंज 4220 किलोमीटर है, जबकि Su-34 की रेंज 4000 किलोमीटर। F-16 की स्पीड 2410 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं Su-34 की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। F-16 की रडार रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि Su-34 की रडार रेंज 90 किलोमीटर है। F-16 की फ्लाइट हाइट क्षमता 18 किलोमीटर, जबकि Su-34 आसमान में 17 किलोमीटर ऊपर तक उड़ान भर सकता है। यानी दोनों की खासियत ऐसी है कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं। बाकी ऑपरेशन और पायलट की काबिलियत पर काफी कुछ निर्भर करेगा, जिसके लिए यूक्रेन ने अपने पायलट अमेरिका, डेनमार्क और जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं, जो जल्द ही ट्रेनिंग जोन से लौटकर रूस के Su-34 को तबाह करने के लिए F-16 को वॉर जोन में लेकर आ सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, सुमी में रूसी सेना के मिसाइल स्ट्राइक हुई है। हमले में यूक्रेन का एनर्जी ठिकाना तबाह हो गया। हमले के बाद सुमी के 3 इलाकों में ब्लैकआउट। एक दिन के अंदर ही रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद में रूसी सेना में हड़कंप मच गया है और इस हमले के साथ ही ज़ेलेंस्की ने हुंकार भर दी है कि यूक्रेन रूस में 3000 किलोमीटर अंदर तक हमला करने में सक्षम है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और नाटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दे दी है? क्या इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन रूसी धरती को दहला रहा है? रूस की धरती पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कर दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस बार यूक्रेनी फोर्स ने जो हवाई हमला किया है वो रूस में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबी दूरी का और सबसे विध्वंसक है। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है, यानी यूक्रेनी वॉरहेड ने 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रूस में विस्फोट किया। इस विस्फोट में रूस का रडार स्टेशन तबाह हो गया। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में विध्वंसक ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूस की धरती पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद रूस के शहरों में जलजला आ गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा हमला रूस के ऑर्स्क में किया। यहां यूक्रेन ने रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। रूस के अंदर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सुमी से ऑर्स्क के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। यूक्रेनी फोर्स ने सुमी से ही हमला किया और 1800 किलोमीटर दूर मौजूद रूसी सेना का रडार स्टेशन आग का गोला बन गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन और मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन का ये वज्रपात इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स का दावा सही था। यह हमला इस बात का संकेत है कि यूक्रेनी फोर्स अब 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने सिर्फ ऑर्स्क में ही रूसी सेना को गहरा जख्म नहीं दिया, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों में तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में रूसी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की वजह से 6 रिहायशी इमारतें और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गए। क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्स ने विध्वंसक हमला किया। टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था। हमले के बाद ऑयल डिपो धू कर जल गया। रोस्तोव में एक के बाद एक कई धमाके कर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कोर्स्क में भी यूक्रेन ने 1 दर्जन ड्रोन दागे। इनमें से 7 ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 10 बड़े हमले कर चुकी है। सबसे बड़ा हमला 5 जुलाई को हुआ।
इस साल अब तक यूक्रेन रूस में 10 बड़े हमले कर चुका है। पहला बड़ा हमला यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर उस्तलुगा में किया गया। दूसरा बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेनी बॉर्डर से 870 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तीसरी स्ट्राइक रूस के किरीशी में की। किरीशी और यूक्रेन के बीच की दूरी है 810 किलोमीटर। चौथा बड़ा हमला रूस के सिजरन में हुआ। सिजरन यूक्रेन से 875 किलोमीटर की दूरी पर है। पांचवा हमला रूस के नोवोकुबिर्स्क में किया गया और रूस का ये इलाका यूक्रेन से 970 किलोमीटर की दूरी पर है। छठा हमला यूक्रेन ने निज़्नियोवकांस्क में किया, जो यूक्रेन से 800 किलोमीटर दूर है। सातवां हमला रूस के येलेबुगा में जिस इलाके में हुआ, वहां से यूक्रेनी बॉर्डर की दूरी 1200 किलोमीटर है। आठवां हमला भी येलेबुगा में दूसरी जगह पर हुआ है और एक जगह से यूक्रेनी सीमा की दूरी 1300 किलोमीटर है। यूक्रेन ने नौवां बड़ा हमला रूस के लुगोवोई इलाके में किया है। लुगोवोई और यूक्रेन के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। रूस के अंदर सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने 5 जुलाई को किया। यह हमला ओर्स्क में हुआ। रूस का यह इलाका यूक्रेन से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यूक्रेनी मिसाइल ने रूस में लगातार हमले किए। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के कुछ ही इलाकों में हमले की अनुमति दे रखी है। लेकिन ऑर्स्क में यूक्रेन का विस्फोट इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की सेना ने अमेरिकी परमिशन के बिना ही रूस में लंबी दूरी तक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस बात पर मुहर उस वक्त लग गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए असीमित दूरी तक हमले करने का अधिकार है। इधर ज़ेलेंस्की का यह बयान आया और उधर उनकी सेना के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। खबर है भारतीय औषधि अश्वगंधा से जुड़ी हुई। अश्वगंधा पर डेनमार्क की सरकार ने बैन लगा दिया है। बैन का आधार टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट को बनाया गया है। पाबंदी की खबर सामने आते ही भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय से तीखी प्रतिक्रिया दी है और आयुष मंत्रालय ने DTU की रिपोर्ट को खारिज किया है और पाबंदी पर आपत्ति जताई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अश्वगंधा, जो हजारों वर्षों से भारतीय आयुर्वेद और औषधि की पहचान है, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सेहत का खजाना है। कई रोग में रामबाण है। मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ, हर मर्ज को दुरुस्त करने में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन पहली बार अश्वगंधा पर डेनमार्क में पाबंदी लगी है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क DTU की एक रिपोर्ट के जरिए इसके गुणों पर सवाल उठे हैं, तो भारत सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अश्वगंधा पर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट अधूरी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो हम आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि DTU की रिपोर्ट में अश्वगंधा के दुष्प्रभाव का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अश्वगंधा गर्भ, थायराइड, हार्मोन पर प्रतिकूल असर डालता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले डेनमार्क ने अश्वगंधा के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, तुर्की और यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई। हालांकि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने मई 2020 में ही भारतीय औषधि अश्वगंधा को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। DTU की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा है कि डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में अश्वगंधा के गुणों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक रिपोर्ट में वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा अभाव है। आयुष मंत्रालय ने भी ये बताया कि साल 2020 से ही अश्वगंधा के प्रभाव के संबंध में 400 से अधिक सबूत आधारित रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। सवाल है कि बिना वैज्ञानिक तथ्यों के कैसे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध से कई देशों में अश्वगंधा को लेकर आशंका गहरा गई है। क्योंकि अश्वगंधा हजारों वर्षों से हमारी औषधि पहचान रही है, ऐसे में सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है।
आयुष मंत्रालय ने बताया कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने भी डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है। भारत के कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी पूरी रिपोर्ट को खारिज किया है। आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साइंस जर्नल में भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। जर्नल में कहा गया है कि किसी दूसरे पौधे की पत्तियों के दुष्प्रभाव के आधार पर अश्वगंधा पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। साइंस जर्नल में कहा गया है कि दुर्भाग्य से रिपोर्ट अश्वगंधा की जड़ों पर है, लेकिन ये पूरे निष्कर्ष पौधे, तनों, पत्तियों पर अध्ययन से निकलता है। नए सबूतों से पता चलता है कि DTU की रिपोर्ट के निष्कर्ष पूरी तरह तर्कहीन है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा पर गलत रिपोर्ट को लेकर वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल में पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर भूषण पटवर्धन शामिल हैं। ये समिति वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अश्वगंधा के प्रभाव और इस पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्योंकि अश्वगंधा भारत ही नहीं बल्कि कई एशियाई देशों में सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में अश्वगंधा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत से हर साल 4000 टन अश्वगंधा का निर्यात होता है। दुनिया भर में अकेले 42% अश्वगंधा का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। इसकी दुनिया भर के देशों में जबरदस्त मांग है। इसकी मांग साल 2018 में जड़ी बूटियों की सूची में 34वें स्थान पर थी, लेकिन 2021 में 7वें स्थान पर पहुँच गयी। इन सब से अलग सरकार ने यह भी दावा किया है कि कोविड महामारी के दौरान मरीजों पर अश्वगंधा की क्षमता को लेकर शोध किए गए थे, जिससे शानदार परिणाम मिले। और एक बड़ी खबर है, डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी। डोनेस्क के सोकोल गांव पर रूस का कब्जा। रूस ने भीषण हमला कर गांव पर कब्जा जमाया। कीव पर कब्जे का मिशन का यूरोप विनाश की वजह बनेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए पुतिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। जेलेंस्की के साथ बाइडेन भी पुतिन के इस प्लान को नाकाम करने की योजना बना रहे हैं। रूस के वॉर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि बाइडेन यूक्रेन जंग के दायरे को बढ़ाने की रणनीति अपना सकते हैं। जेलेंस्की भी कीव को बचाने के लिए यूरोप को युद्ध की आग में झुलसा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि बाइडेन और जेलेंस्की का यह प्लान बेलारूस को जंग में खींचने से बेहद आसान हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें अब और डरावनी हो सकती हैं। जिन मिसाइलों की ताकत की वजह से अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, उसके धमाकों से दहल सकती है ये धरती। एटमी हथियारों से लैस मिसाइलें एक बहुत बड़े इलाके में विनाश का तूफान ला सकती हैं। इसकी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध में एक नए किरदार की एंट्री। जी हां, वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति बनने के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप। अब तक इस युद्ध की रणनीति बाइडेन, जेलेंस्की और पुतिन जैसे नेताओं तक सीमित थी, लेकिन अब ट्रंप के आने से युद्ध में बड़े फेरबदल की उम्मीद मानी जा रही है। रूस के कमांडर्स इस वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों के हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। अब पुतिन का लेटेस्ट बयान सुनिए। अमेरिका छोटी और मध्यम दूरी के मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। इसे देखते हुए अब रूस को भी ऐसी मिसाइलें बनाने का अधिकार है। पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी है, भविष्य में एक बड़े युद्ध का संकेत दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे पहले पुतिन ने ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर समझौते की बात कही थी। पुतिन के ट्रंप वाले मास्टर स्ट्रोक का जवाब देने की तैयारी अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक शुरू हो चुकी है। बाइडेन के प्लान का पहला चरण बेलारूस से शुरू हो सकता है। बेलारूस में रूस की सेना की तैनाती पहले से है।
चीन ने भी बेलारूस में अपने सैनिकों को भेजा है। बेलारूस में चीन की सेना युद्धाभ्यास करने वाली है। बेलारूस में 8 जुलाई से 19 जुलाई तक युद्धाभ्यास होगा। अब रूस के वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बेलारूस को जल्द ही इस युद्ध में जबरन शामिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की सेना बेलारूस की तरफ बढ़ रही है। बेलारूस के करीब टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की गई है। रूसी वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप के युद्ध विराम वाले बयान से कीव में दहशत है। ज़ेलेंस्की को शक है कि ट्रंप पुतिन समझौता कर लेंगे। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा। अब बेलारूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी में है। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि यह बाइडेन के इशारे पर भी हो सकता है। बेलारूस के साथ यूक्रेनी मोर्चा खोलने से क्या बाइडेन और ज़ेलेंस्की दोनों को फायदा हो सकता है? ज़ेलेंस्की को नेटो से हथियारों की सप्लाई तेज हो सकती है। बाइडेन यूरोप को डराकर हथियार भेजने को जायज ठहराएंगे। पोलैंड तक तनाव होने से नेटो बनाम रूस की जंग शुरू हो जाएगी। बाइडेन ट्रंप के युद्ध विराम वाले फॉर्मूले को गलत साबित कर सकेंगे। यूरोप के लिए ज़ेलेंस्की को हथियार देते रहना मजबूरी बन जाएगी। बाइडेन के पास रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मौका मिल जाएगा। अमेरिकी चुनाव अब बाइडेन के लिए आखिरी मौका बन चुका है। इस दरमियान बाइडेन को साबित करना होगा कि रूस के खिलाफ नेटो का एक्शन बेहद जरूरी है और अमेरिका के तमाम फैसले बिल्कुल सही हैं। सिर्फ अमेरिकी चुनाव ही नहीं, पुतिन की नेटो को लेकर शुरू हुई नई रणनीति भी बाइडेन और नेटो के लिए खतरनाक है। इस तस्वीर ने पूरे यूरोप को गुस्से से भर दिया है। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने मॉस्को की यात्रा की है। हंगरी यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ अध्यक्ष भी है। युद्ध के बाद से यूरोप के किसी भी देश के नेता ने रूस का दौरा नहीं किया। ऑर्बन ने कहा, यूक्रेन को शांति के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। स्लोवाकिया के पीएम भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। ऐसी कई वजह जो रूस के वॉर एक्सपर्ट्स को अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन के रास्ते महायुद्ध भड़काने के अंदेशे भर रही है। पुतिन ने ऐसी चेतावनियों के बाद अमेरिका को धमकी दी है। पहले अमेरिका में क्या हो रहा है, ये जान लीजिए। मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल प्रोजेक्ट का बजट दोगुना कर दिया गया। अमेरिका में मीडियम रेंज की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अमेरिकी मिसाइलें एटमी हमला करने में सक्षम होंगी। रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के इंटरमीडिएट रेंज परमाणु फोर्स संधि से हटने और ऐसे हथियार विकसित करने के जवाब में रूस मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों को डिजाइन और निर्माण करने का हकदार है। रूस के इस अभियान में जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। रूस मध्यम दूरी वाली ज़िरकॉन मिसाइलें बना सकता है। इस्कंदर मिसाइलों की रेंज कम करके नया वर्जन तैयार किया जा सकता है। रूस रुबेस मिसाइल बना रहा है। यह हल्की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस इसे कम या मध्यम दूरी की रेंज वाला बना सकता है। माना जाता है कि हवा और समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइल प्रणालियों से जमीन आधारित मिसाइल लॉन्चर तैनात कम खर्चीला होता है। रूस को उम्मीद है कि बाइडेन यूक्रेन युद्ध को सही ठहराने और रूस के खिलाफ अपने तमाम फैसलों को सही ठहराने के लिए जल्द युद्ध का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
कभी नाटो का कोई देश दहल उठता है, कभी रूस का कोई शहर। एक जगह आग लगती है तो कुछ घंटे बाद दूसरी जगह आग लग जाती है। दरअसल यूरोप में एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है जिसमें नाटो देशों के जासूस और पुतिन की प्रॉक्सी आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के देशों को दहला रहे हैं। ये आग अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तक जा पहुंची है, यानी दुनिया एक ऐसे युद्ध में घिरने लगी है जो तीसरे विश्व युद्ध को धधका सकता है। नेटो और रूस के बीच साजिश का बड़ा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों तरफ के जासूस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं रेल हादसे करा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले कई दिनों से विध्वंस की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा की है, जहां एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे मिले और कई डिब्बों में आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के कंटेनर में बम बनाने का केमिकल भरा था। अचानक से तेज धमाका हुआ, जिससे डिब्बे डिरेल हो गए और आग लग गई। इसके पीछे रूसी जासूसों का हाथ बताया जा रहा है। ये ठीक उसी तरह की घटना है जैसी दूसरे नेटो देशों में पिछले कुछ वक्त में हुई है। इसलिए नेटो का शक रूस पर है, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है कि पुतिन के प्रॉक्सी उन देशों को निशाना बना रहे हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूसी जासूसों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के कुछ घंटों बाद ही रूस के येकातेरिनबर्ग से रेल जलने की खबर आई। ये उसी की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है इसके पीछे नेटो के जासूस हैं, जिन्होंने अमेरिका में आगजनी का बदला ले लिया। रूस में जिस रेल में आग लगी वो उत्तर कोरिया से हथियार लेकर आ रही थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतेश ग्रुप ने ली है, जो क्रीमिया में रह रहे तातारियंस विद्रोहियों से जुड़ा है। उन्होंने आगे भी ऐसे हमलों की धमकी दी है। दरअसल ये हमला अमेरिका का रूस को जवाब है कि अगर रूस नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले कराएगा तो वो भी इसी तरह की प्लानिंग करेगा। वैसे भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट में बताया है कि रूसी जासूस नेटो देशों में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके लिए बड़ी तैयारी की है। इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। CIA की लीक्ड रिपोर्ट में कई और जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसके बारे में SVR यानी रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है। जिसका मकसद नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले करना है। ये ऑपरेशन यूक्रेन पर पहले हमले के तुरंत बाद शुरू किया गया था। यानी पुतिन को अंदाजा था कि यूक्रेन की मदद करने नेटो जरूर आएगा, इसलिए नेटो देशों में हमले किए जाए। जिससे वो खुद पर फोकस करें, ना कि यूक्रेन पर। हालांकि अमेरिका के इस खुलासे को रूस ने महज प्रोपेगेंडा करार दिया है, जिससे अमेरिका दुनिया को रूस के खिलाफ कर सके। जबकि यह भी सच है कि दोनों तरफ ऐसे हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यानी रूस यूक्रेन के अलावा एक प्रॉक्सी युद्ध यूरोप में और चल रहा है, जिसका दायरा अब अमेरिका तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में हमास को नई शक्ति मिल गई है। इस शक्ति का नाम है थर्मोबैरिक शक्ति। हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर अब थर्मोबैरिक बमों से हमला कर रहे हैं और इसी के साथ गाजा युद्ध ने भयानक रूप ले लिया है। सवाल यही है कि आखिर हमास के पास थर्मोबैरिक बम कैसे पहुंचे? क्या हमास को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है? गाजा युद्ध ने उस वक्त खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया जब गाजा में थर्मोबैरिक बमों से हमले शुरू हो गए। थर्मोबैरिक बमों से हमला इजरायल नहीं बल्कि हमास के लड़ाके कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। दक्षिण पश्चिमी गाजा में हमास के लड़ाकों ने IDF की टुकड़ी पर थर्मोबैरिक वॉरहेड से धावा बोला। हमास के इस हमले में IDF के कई सैनिक मारे गए।
सवाल यही है कि आखिर हमास को तबाही मचाने वाले थर्मोबैरिक बम कहां से मिले, उसे ये संहारक हथियार किसने सप्लाई किए? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि हमास को थर्मोबैरिक बम रूस ने दिया है। इसी के बाद हमास न सिर्फ बहुत शक्तिशाली हो गया है, बल्कि उसने इजरायली सेना के खिलाफ एक तरह से नई जंग छेड़ दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक हमास के हमले तेज हो गए हैं। राफा में हमास ने आईडीएफ के टैंक को धमाका कर उड़ा दिया। हमास ने इजरायल के बख्तरबंद वाहन को भी तबाह कर दिया। सुजाया कैंप में भी हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के सैनिकों पर बारूदी धावा बोला। गाजा में इजरायल और हमास के बीच विध्वंसक जंग जारी है। इस बीच नेतन्याहू ने शांति वार्ता के लिए अपने दूत कतर भेज दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर जो नेतन्याहू पहले बातचीत और सीज फायर के लिए तैयार नहीं थे, वो अचानक युद्ध विराम क्यों चाहते हैं? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल लेबनान में पूरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में नेतन्याहू हमास से समझौता कर गाजा युद्ध का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि इजरायल के लिए एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन हर बीतता हुआ दिन उनकी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से इंसान के शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट कब ठीक होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। सुनीता विलियम्स धरती पर कब वापस आएंगी, ये भी तय नहीं है। सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन में है, लेकिन यहां भी उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। सबसे अहम है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का ना होना। इसकी वजह से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर का लेवल भी खराब होने लगता है। माइक्रोग्रेविटी का मांसपेशियों पर भी गंभीर असर पड़ता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। खासकर रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। रेडिएशन भी अंतरिक्ष यात्री को गंभीर बीमारियां दे सकता है। रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रेगुलर अंतरिक्ष यात्री में रेडिएशन लेवल की जांच होती रहती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से पेट, किडनी और लिवर भी खराब हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में एक्सरसाइज भी करते हैं और एहतियातन दवाइयां भी लेते रहते हैं, लेकिन ये तमाम उपाय सिर्फ कुछ दिनों तक इंसान को अंतरिक्ष में सुरक्षित रख सकते हैं। अब जब तक स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक और थ्रस्टर में आई खराबी को ठीक नहीं किया जाता, सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।